मैं मौमिता हूँ। किसी ने मुझे निर्भया कहा, किसी ने मुझे दामिनी कहा, पर मैं मौमिता हूँ। मैं कोलकाता केस में एक ट्रेनी डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताने जा रही हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ, जिसका सपना था कि बड़ी होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ और अपने सपनों को पूरा करूँ। आज आप मुझे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में जानते हो। कुछ लोग मुझे मयूरी कहते हैं, कुछ लोग मुझे निर्भया या दामिनी कहते हैं। आज देश भर में मेरा नाम हर घर में लिया जा रहा है, लेकिन मेरा नाम डॉक्टर मौमिता है। आप सभी ने मुझे जो प्यार दिया और मेरे परिवार को जो सहारा दिया है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और इसी वजह से मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक मामूली सी लड़की हूं। मेरा जन्म 1993 में हुआ था। घर में इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। मैंने अपने माता पिता को बहुत मेहनत करते हुए देखा। मुझे याद है, एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की, तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद मेरे माता पिता को मेरी यह इच्छा सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझसे कहा, तू पढ़ बेटा और पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन, मैं हूँ तेरे साथ। इतना कहते हुए मेरे पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरी शिक्षा के लिए पैसे बचाने शुरू कर दिए। लोग अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण वह अपनी बेटी को डॉक्टर कभी नहीं बना सकती। यह बातें मुझे बहुत चुभती थी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और मैंने सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर लिया। मैंने दिन रात नीट परीक्षा की तैयारी की, क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था। इसी आधार पर सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त हुआ मुझे। मैं सरकारी कॉलेज में बड़ी डॉक्टर बन के अपने माता पिता को वह सारी सुविधाएं देना चाहती थी जो अमीर लोगों के घरों में होती हैं, और मैं उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी, और मेरी वह इच्छा पूरी हुई। नीट परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिले और उसी आधार पर मुझे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश मिला और मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे बड़ा डॉक्टर बनना था, लोगों की बेहतर सेवा करनी थी, इसलिए मैंने पीएचडी करने का निर्णय लिया था। इसी मेडिकल कॉलेज में मैंने पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी और अपना पहला साल पूरा कर लिया था। मेरे माता पिता और मैं बहुत खुश थे, क्योंकि अब मेरी डिग्री पीएचडी की होने वाली थी। अब मैं एक बड़ी डॉक्टर बनने वाली थी और मैं लोगों की सेवा करने वाली थी, और पिताजी ने मेरी शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया था लोगों से, उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी। मैं अपने माता पिता को एक खुशी वाला जीवन देना चाहती थी। हमने किन किन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे याद है कि मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ बनाकर रखते थे ताकि मैं भूखी ना सो सकूं। मेरे माता पिता मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। पढ़ाई के साथ साथ मैंने आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में नौकरी करना भी शुरू कर दिया था। 2024 का साल शुरू हो गया था। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद थी। अब तो मैं बड़ी डॉक्टर भी बनने वाली थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा कि हम सब इस साल गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी हैं, आपकी बेटी है। मेरी बातें सुनकर इस बात से मेरे माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, हाँ बेटा, हम गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे एक साथ। अब तो मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए अच्छा लड़का ढूंढने में लगे हुए थे। मुझे अपने माता पिता पर पूरा भरोसा था कि वो मुझे एक अच्छा जीवन साथी ढूंढेंगे, तब मैं शादी करूंगी। मेरे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी के आंसू आ जाते थे जब भी मैं ऐसा बोलती थी। उन्हें खुश देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। मुझे बड़ी डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, अपनी इच्छाओं को दबा दिया। इसलिए मैंने अपने पहले वेतन से माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाईं। चूड़ियाँ देखकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। मेरे जीवन में और मेरे माता पिता के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पिछले 6 महीने से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने लगी थी। कभी हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी होती, तो कभी हफ्ते में 24 घंटे या फिर 36 घंटे भी काम करना पड़ता था मुझे। इसका कारण मैं आपको आगे आने वाली कहानी में बताऊंगी। 2024 का अगस्त का महीना मेरे लिए कितना घातक होगा, ये मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते थे,
63 साल के थे, लेकिन उन्होंने अब तक काम नहीं छोड़ा। एक बार को भी अपनी बीपी की दवाई लेना भूल सकते थे, लेकिन काम करना नहीं भूलते थे। हमेशा मुझे उन्हें समय पर दवाई लेने के लिए कहना पड़ता था। हंसते हुए कहते थे कि हाँ बेटी, अभी लेता हूँ। माँ भी हमेशा कहती थी कि मैं उनकी बेटी और बेटा दोनों हूँ। मैं वैसे ही बहुत प्यारी थी, मेरे नाम में ही प्यार छलकता था। जब भी मैं कॉलेज जाती, ड्यूटी पर होती, तो अक्सर मेरे कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता था। हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी इस पर कभी कभी फुसफुसाते रहते थे, लेकिन मैंने खुद को इन सब चीज़ों से हमेशा से दूर रखा। लेकिन जब किसी छात्र के साथ अन्याय होता या किसी मरीज से बहुत ज़्यादा पैसे वसूले जाते, तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं आवाज़ उठाना चाहती थी, और मैंने आवाज़ें उठाई भी थी। इस पर हमारे प्राचार्य संदीप घोष हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। मैंने कभी ज़्यादा आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं इन बड़े बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी होने की बात सामने आई, तो मैं शांत नहीं रह सकी और मैंने बोलना शुरू किया। लेकिन मेरी आवाज़ को हर बार दबाने की कोशिश की जाती थी। मुझसे बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा था और मेरे काम के घंटों को भी बढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं अपना काम ईमानदारी से करती रही। कभी कभी मैं अपने पिताजी को बताती थी, लेकिन वह मुझसे कहते थे, बेटी तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, हम गरीब लोग हैं, यह बहुत बड़े लोग हैं, उनके हाथ बहुत ऊपर तक हो सकते हैं, यह तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए पिछले 6 महीने से मैं प्राचार्य और विभाग के उत्पीड़न को सहन कर रही थी और शांतिपूर्वक अपना काम कर रही थी। शायद मुझसे इन लोगों को खतरा महसूस हो रहा था और इसलिए इन्होंने पहले से ही कुछ योजना बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था। कभी कभी अक्सर मैं और मेरे साथी इस बात पर चर्चा किया करते थे कि हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते बोलते चुप हो जाते थे, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों में उलझना नहीं था। खैर, हमारे अस्पताल में 2019 में एक संजय रॉय नाम का व्यक्ति भर्ती होता है। यह अस्पताल में 4-5 साल से यही काम कर रहा था। उसे अस्पताल के चप्पे चप्पे की पूरी जानकारी थी। कई मरीजों को बेड दिलाता था, उसके लिए वह उनसे एक्स्ट्रा पैसे भी लिया करता था। अस्पताल में आने वाली हर महिला को गलत नज़रों से देखा करता था। इसके बारे में भी हम लोगों में बहुत चर्चा हुआ करती थी, लेकिन वह प्राचार्य का बहुत खास आदमी था और उनके लिए हमेशा काम करता था, इसलिए हमने कभी उसकी शिकायत करने का विचार नहीं किया। संजय रॉय की नज़र बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। किसी भी लड़की के सामने होने पर उसकी नज़र उसे खा जाती थी, इसलिए मैं ऐसे आदमी से दूर ही रहती थी। उस दिन जब मैं घर से अस्पताल जाने के लिए निकली, तो मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था कि यह मेरा आखिरी दिन होगा जब मैं अपने घर से जा रही होंगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं अपने माता पिता को और अपने इस छोटे से घर को कभी नहीं देख पाऊंगी। शायद इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा कि पिताजी को समय पर दवाई दे देना और खाना दे देना। मैं यह कहकर घर से निकली और 8 अगस्त को मैंने पूरे दिन अच्छे से काम किया, अपने मरीजों की देखभाल कर रही थी। हमारे सेमिनार हॉल के पास एक कमरे का निर्माण कार्य चल रहा था, इसलिए ऊपर आने जाने का ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। जब हम स्टाफ के लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो उस समय संजय रॉय भी वहीं पर था और वह मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद वह वहाँ से चला गया। हम सब ने खाना खाया, फिर अपने अपने काम पर लग गए। मैं थोड़ा फ्री थी, इसलिए मैंने रात को माँ को फ़ोन किया। जब तक मैं माँ को फ़ोन नहीं करती थी, तब तक मेरे माता पिता खाना नहीं खाते थे। उन्हें बताना पड़ता था कि मैंने खाना खा लिया है, तभी वह खाना खाते थे। उस दिन भी मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह मेरी माँ से आखिरी बातचीत हो रही है। माँ ने मुझसे खाने के लिए पूछा, तो मैंने कहा, हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया है, आप भी खाओ और पिताजी को भी खिला दो और उन्हें ध्यान से दवाई भी दे देना। क्योंकि मेरे पिताजी को बीपी की प्रॉब्लम थी, इसलिए समय पर दवाई लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। माँ से बात करके मैं अपने सभी मरीजों को जाकर देखने लगी। इसके बाद मैं आराम करने और अपनी पढ़ाई के लिए 4थी मंजिल पर सेमिनार रूम पहुँची, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाना मना है। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि बगल में बिल्डिंग का काम चालू होने के कारण ऊपर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। तो मैं अपनी डायरी और कुछ किताब लेकर वहाँ पर चली गई। मैंने सोचा एकांत में जाकर थोड़ा पढ़ लूँगी और आराम कर लूँगी, क्योंकि 36 घंटे की ड्यूटी के कारण बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी।
मरीजों की सेवा में लगे रहने के कारण खुद पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल रहा था। दूसरों को जीवन दान देने वाली मैं अपने जीवन की देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। इसलिए मैं डायरी बंद करके सेमिनार हॉल में ही शांत होकर सो गई। इतनी गहरी नींद में थी कि इस हॉल में कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं सो रही थी तभी वहाँ एक लेडी कर्मचारी आई जो उस अस्पताल में काम कर रही थी, और वो महिला भी मेरे साथ किए गए दर्दनाक हादसे में शामिल थी और मुझसे बोली कि आपको प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है, एक मरीज बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। इतना कह के वो महिला तो वहाँ से चली गई, लेकिन मैं फिर वहाँ से एकदम से उठी और यह सुनकर भागी भागी ऑफिस की ओर गई। फिर जैसे ही मैं ऑफिस में घुसी तो सामने प्रिंसिपल संदीप घोष बैठा हुआ था, लेकिन गेट के किवाड़ के पीछे दो लोग छुपे हुए थे। जैसे ही मैं संदीप घोष के सामने खड़ी हुई, इतने में एक आदमी ने ऑफिस का गेट बंद किया और दूसरे आदमी ने पीछे से आके मेरा मुंह दबा लिया। जिसने मेरा मुंह दबाया वो संजय रॉय था। संजय रॉय शराब के नशे में था और वो दरिंदे मेरे ऊपर राक्षस बनकर टूट पड़े। मेरे शरीर पर असहनीय प्रहार करने लगे। मैं चीख चीख कर मिन्नतें कर रही थी, मुझे छोड़ दो कह रही थी। उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। उन दरिंदों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। आखिरकार उन्होंने मेरे मुंह को कस के दबा दिया ताकि मेरी आवाज़ ना निकल सके। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मेरे गले को किसी ऐसी कठोर चीज़ से दबाया गया कि मेरे गले की थायराइड कार्टिल्स के दो टुकड़े हो गए और मैं उन दरिंदों के बीच ज़िंदगी और मौत से लड़ती रही और चिल्लाती रही। लेकिन उस रात मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उस रात उन दरिंदों ने मेरे लिए षड्यंत्र का जाल बिछा रखा था और उस जाल में मैं फंस कर रह गई। उस ऑफिस के आसपास रोज़ाना लोग अक्सर किसी न किसी काम से आया जाया करते थे, लेकिन उस रात कोई क्यों नहीं आया। मेरे हत्याकांड में और भी कुछ लोग शामिल थे जो ऑफिस के बाहर नज़र रखे हुए थे। मैं खुद को उनसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं खुद को बचा नहीं पाई। लड़ते लड़ते मैं हार गई और फिर उन दरिंदों ने मुझे नोचना शुरू किया, मुझे मारना शुरू किया। अब मैं पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। कौन कौन मेरा शोषण करता रहा यह समझ नहीं आया। मेरी दर्द से केवल चीख ही निकल रही थी और चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरी आवाज़ किसी को भी सुनाई क्यों नहीं दी। चिल्लाते चिल्लाते मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया और फिर मेरे सपनों की हत्या कर दी गई और मुझे वहीं पर बेरहमी से मार दिया गया और मेरी जान चली गई। लेकिन मेरे शरीर पर शोषण की निशानियाँ रह गईं। मेरा चश्मा टूट गया, उसके टुकड़े मेरे खून से सने हुए आँखों में घुस गए। मेरे फटे हुए होंठ और मेरी आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने मेरा गला दबा रखा था। जांघों की हड्डियाँ टूटने तक फैली हुई मेरी टांगें, घायल हुए मेरे जननांग। इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैंने उन दरिंदों का मुकाबला किया, लेकिन उन दरिंदों के अंदर थोड़ा भी रहम नहीं था। लेकिन उन दरिंदों के अंदर थोड़ा सा भी रहम होता तो मेरी आखिरी सांस तक मैं जिंदा रह जाती। मेरे शरीर पर वार करते समय उन्होंने सोचा होता कि दर्द क्या होता है तो मेरे साथ इतना बुरा अत्याचार ना करते। मुझे अभी तक महसूस होता है, लेकिन वो दरिंदे मुझे बर्बाद करके चले गए और आखिरकार मौमिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मरते समय मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे माता पिता का चेहरा था। अब उनका क्या होगा, यही सवाल मेरे दिल में बार बार आ रहा था। हर दिन दूसरों की जान बचाने वाली मेरी जान बचाने के लिए वहाँ पर कोई क्यों नहीं आया। मरते वक्त भी मुझे यही डर सता रहा था कि मेरे माता पिता इतने बड़े दुख को कैसे सहेंगे। उन दरिंदों ने मेरे शरीर को पूरी तरह से जख्मी किया और मेरा शोषण किया, मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला और मेरी हत्या कर दी और झूठा केस बनाने के लिए मेरी डेड बॉडी को सेमिनार हॉल में फेंक दिया गया। मेरे नग्न शरीर पर अधूरा कपड़ा डालकर वो दरिंदे ऐसे चले गए जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मेरी आत्मा तड़पती रही, मेरे सपने अधूरे रह गए। हर दिन मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँची थी। मेरे और मेरे पूरे परिवार का सपना एक ही रात में बिखर कर रह गया। असल में अगले दिन क्या हुआ, कैसे अपराधी पकड़े गए, यह सब आपको पता है। लेकिन अगले दिन सुबह आत्महत्या की खबर मेरे घर तक पहुँचती है। आपकी बेटी ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है, ऐसा बताया गया। माँ तो सब कुछ खत्म हो गया ऐसा कहकर ज़मीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। पिताजी तो सदमे में चले गए और रोने लगे। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उन्हें संभाला और उन्हें हॉस्पिटल तक लेकर आए।
मेरे माता पिता अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि अंदर मेरी हत्या के सबूत मिटाए जा रहे थे। बेटी को एक बार देखने दो, मेरी माँ चीख चीख कर रोते हुए उनसे मिन्नतें कर रही थी। पूरे 3 घंटे बाद मेरे माता पिता को मुझे देखने की इजाज़त मिली। बेटी को घायल और अधनग्न की हालत में देखकर मेरे माता पिता तुरंत समझ गए कि यह आत्महत्या नहीं हो सकती। हमारी बेटी आत्महत्या करने के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी। मेरी ऐसी हालत देखकर माँ और पिता तुरंत बोले, यह बलात्कार है। माता पिता के साथ भीड़ जमा होने लगी और भीड़ गुस्से में आ गई और आवाज़ें उठने लगी। और मेरे छोटे बड़े भाई बहन, जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी, मुझे इंसाफ दिलाने के लिए रोड पर उतर आए और पूरे भारत को बता दिया कि मौमिता का बलात्कार करके हत्या की गई है। इसलिए सभी गुस्से में थे। इतना बड़ा हंगामा देखकर पुलिस आखिरकार बहुत देर से पहुंची। तब तक काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। लेकिन साथियों, ये संजय रॉय अपने हेडफोन के सहारे पकड़ा भी जाता है। बिना कुछ किए हुए ही वह अपराधी अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है और फिर उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और मामला वहीं ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। किसी का कहना था कि मेरे साथ सिर्फ बलात्कार हुआ है, तो किसी का कहना था कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, क्योंकि मेरी योनि में पाए गए 151 ग्राम वीर्य है जो केवल उस एक ही अपराधी का बताया जा रहा था। क्या मेरे साथ हुए सामूहिक बलात्कार को दबाने की साजिश रची जा रही थी? मेरे साथ जो भी हुआ सब प्रिंसिपल के ऑफिस में हुआ और फिर मेरी डेड बॉडी को सेमिनार हॉल में लाकर डाल दिया गया ताकि कोई भी सबूत मिल ना सके। और अचानक से मरम्मत के नाम पर घटना स्थल की दीवारें तोड़ी जाने लगी। इमरजेंसी रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन जो वीडियो मिला था उसमें अब तक कोई सच्चाई सामने क्यों नहीं आई? और मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार करने वाले उन लोगों को छोड़कर क्या कानून फिर से उन्हें जीने का मौका दे रहा है? अब मुझे न्याय मिलेगा या नहीं? संदीप घोष, संजय रॉय और उसके साथी जो भी थे, इन सबको कभी फांसी होगी भी या नहीं? लेकिन अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जल्दी ही आपके सामने एक और निर्भया आ जाएगी, एक और ममता आ जाएगी। यह मत भूलो कि वह कोई बहन हो सकती है, कोई बेटी हो सकती है, कोई बहू हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है, लेकिन होगी तो वह भी एक महिला ही ना। 2012 में मेरे जैसे ही एक और लड़की के साथ अन्याय हुआ था। उसके अपराधियों को 7 साल बाद फांसी की सज़ा मिली थी। उसे बहुत देर से न्याय मिला। मेरे साथियों, अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो तो मुझे न्याय दिलाओ। मेरे माता पिता को उनकी बेटी दोबारा तो नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अब यह चाहती हूँ कि ये दरिंदे फिर से किसी भी माँ बाप की बेटी को निर्भया या मौमिता की तरह उनसे अलग ना कर सकें और अपना शिकार ना बना सकें। मैंने डॉक्टर बनकर सभी की सेवा करने का फैसला किया था। मैंने सबकी जान बचाई, लेकिन खुद को बचाने में मैं असफल रही। मैं मौमिता एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई। जीते हुए लोगों की सेवा करके खुशी से जीने का मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मेरी हत्या और बलात्कार की गुत्थी अब सुलझती नज़र नहीं आ रही है। मैं वही ट्रेनी डॉक्टर बोल रही हूँ, डॉक्टर मौमिता, जो किसी दिन आप में से ही एक थी। साथियों, मैंने बिना किसी गलती के अपनी ज़िंदगी खो दी। काश उन लोगों में कुछ दया होती तो आज यह महिला डॉक्टर जिंदा होती। मेरे माता पिता अभी तक इस दुख से उभर नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी मजबूती से खड़े होकर मुझे न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिता की केवल एक ही बेटी थी। आज मैं भले ही भगवान के पास आ गई हूँ, मगर अब आप सभी बेटे बेटी मेरी तरह मेरे माता पिता की संतान हो। एक बेटी चली गई तो क्या हुआ, हजारों बेटे बेटियाँ उन्हें मिल गए हैं। इसलिए कृपया जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, मेरे माता पिता की देखभाल करें, मेरे माता पिता का ध्यान रखें। मेरे पिताजी बहुत स्वाभिमानी हैं। वे किसी का पैसा नहीं लेंगे और ना ही किसी से मदद मांगेंगे। बस मेरे साथ इतना सा एहसान कर देना कि मेरे माता पिता को जब भी ज़रूरत पड़े तो उनका साथ दे देना। और आज ऐसी आवाज़ उठाना कि कभी भी किसी भी माता पिता से उनकी बेटी दूर ना हो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है। दोस्तों, मुझे न्याय दिलाओ, अपराधियों को सज़ा दिलाओ, आवाज़ उठाओ, मेरे माता पिता का सहारा बनो, उनकी मदद करो और मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे छोटे बड़े भाइयों के पास भेजो ताकि सबको सच्चाई का पता चल सके। भले ही मैं इस दुनिया में अब नहीं हूँ, लेकिन अब आप ही मेरे माता पिता की संतान बनो और मुझे न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाओ। मुझे न्याय मिलेगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ।